कि सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर मेरा कोई सेट ए है तो ये यूनिडायरेक्शनल होगा, राइट। ये यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से कोई सेट लिखा हुआ है तो ये एक ही तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथमेटिकली बोले तो ये एक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई बी सेट दिया हुआ है तो ये भी यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कर रहा है। तो जितने भी हम लोग सेट में ऑपरेशंस पढ़ते हैं, ऑपरेशंस मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी हम सेट का निकालते हैं, सब मैंने आपको डिटेल में बताया था इसका मतलब क्या होता है। अगर हम यूनियन निकालेंगे तो यूनियन हमेशा एक ही एक्सिस की चीजों को आप कर सकते हो। मतलब अगर ए यूनियन बी में लिखूं और जिसमें ए एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी को भी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी यूनियन हो सकता है। अगर ए और बी अलग अलग एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये मैंने आपको बताया था कि ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये मेरा जो हो गया ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, राइट। तो इन दैट केस अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका कि इनका यूनियन कैसे होगा, क्योंकि ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना। यूनियन तो आप सेम क्वांटिटी का करोगे, ठीक है। यूनियन तो आप सेम क्वांटिटी का करोगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यूनियन का मतलब एडिशन नहीं होता और इंटरसेक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी थी। फिर मैंने बताया कि आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा। सपोज करो हम लोग इसको 1 2 3, इसको 1 2 3 ले रहे हैं तो हम पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे यानी कि 1, और फिर बी का एलिमेंट लिखेंगे यानी कि 1। 1 के साथ 2 भी बन सकता है, 1 के साथ 3 भी बन सकता है, वैसे ही 2 के साथ 1 बन सकता है, 2 के साथ 2 बन सकता है, 2 के साथ 3 बन सकता है, 3 के साथ 1 बन सकता है, 3 के साथ 2 बन सकता है, 3 के साथ 3 बन सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मेरे सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, अगर सेट बी में n एलिमेंट्स हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे, m क्रॉस n हो जाएंगे, ठीक है, राइट। ये सब हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। मैं जस्ट आपको रिकैप करा रहा हूं। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि भाई ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्रॉस बी आपका मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस बता रहा है। रिलेशन किसके बीच का, एक्स और वाई के बीच का, ठीक है। अगर हम लोग मैथमेटिकली बात कर रहे हैं तो ये समझो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस तो एक जनरल एक्सिस है ना भाई, एक्स एक्सिस तो एक जनरल एक्सिस है, ठीक है। अब इस अगर मैं इस पे कोई ग्राफ खींच रहा हूं तो ग्राफ तो मैं किसी भी चीज का खींच सकता हूं। सपोज करो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा तो एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, पहली चीज। और इसके अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहा हूं तो मैं क्या बता रहा हूं कि भैया मैं मोशन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम परमिसिबल रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी आपको बताता है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी अगर हमको समझ में आ गया तो मैंने क्या बताया था कि भाई मैक्सिमम रिलेशन क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम रिलेशन क्या हो सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर m into n, ठीक है। इतने मैक्सिमम रिलेशन हमारे बनेंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशंस आर नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमने पढ़ा था, रिलेशंस आर नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई तीन चीज, डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या है, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है कि भाई आपके एक्स एक्सिस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कितनी वैल्यूज ले सकती है, ठीक है। तो हमेशा मैंने क्या बताया था, जब इस तरह के सेट लिखेंगे तो ये जो पहला नंबर होगा, ठीक है, ये जो पहला नंबर होगा, इस पहले नंबर का जो सेट बनेगा वो डोमेन कहलाएगा। और किसी पर्टिकुलर सेट के लिए, पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया है, किसी पर्टिकुलर रिलेशन के लिए जो उस पर्टिकुलर डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी, यानी कि ये दूसरा नंबर, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। किसका रिलेशन बना रहा है, अगर मैं इसको x बोल रहा हूं इसको y, तो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ना। तो किसी पर्टिकुलर x के लिए जो y की वैल्यू मिलेगी उसे हम रेंज बोलेंगे, ठीक है, उसे हम रेंज बोलेंगे। लास्ट टाइम हमने ये सब डिस्कस किया था।
अभी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास सेट है ए एंड बी, इससे मेरा निकला कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ रिलेशन, और सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, तो रिलेशन का जो सबसेट बनेगा वो फंक्शन बनेगा। अभी हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम लोग उसको स्टडी करेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, फंक्शन ही है। अभी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग रिलेशन पे फोकस है। ठीक है, तो रेंज हो गया, और उसके बाद एक और चीज हमने डिफाइन करी थी, कोडोमेन। तो मैंने क्या बताया था, कोडोमेन का मतलब होता है कि अगर ए क्रॉस बी का हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ एलिमेंट उसमें ना भी, वो डिपेंड करेगा किस टाइप के रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। राइट, तो यहां तक की कहानी हमने पढ़ी थी। यहां तक की कहानी कितने लोगों को याद है? जस्ट हैंड रेस करते जाओ। हाँ, ये याद है हमें सर, ये हमने पढ़ा था। राइट, ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, ये अलग टाइप की मैथ्स है। प्लीज समझो जरा ना, मतलब ये चीज हम लोग हर बैच को समझाते हैं कि ये जो हम लोग करने जा रहे हैं आज, ये एक अलग टाइप की मैथ्स है। ये वो मैथ्स नहीं है जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो बचपन से। ठीक है, ये आपका ज्यादा एनालिटिकल पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, सॉल्विंग पार्ट कम है, एनालिटिकल पार्ट बहुत। आपको एनालिसिस करनी है, घुस घुस के एनालिसिस करनी है। ये मैथ्स का एक थ्योरेटिकल पार्ट, एक समझ लो, मैथ्स का एक थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, जैसे फिजिक्स में हमने एक चैप्टर पढ़ा था लास्ट ईयर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉलिड्स, जिसमें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ते थे, बहुत सारी थ्योरी थी। तो जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ते थे, क्या होता था, न्यूटन लॉ पढ़ा, फिर उसे क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते थे। वर्क पढ़ा, फिर वर्क के ऊपर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सॉलिड्स में जब हम पढ़ने लगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाए, एनालिसिस पार्ट बहुत था उसमें। ये होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन का क्या होगा, ठीक है, अगर बिना प्लास्टिक एरिया के टूट गया तो ब्रिटल हो जाएगा। तो बहुत एनालिसिस पार्ट था, कंप्लीट थ्योरी थी। वैसे ही ये चैप्टर मैथ्स में है, रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पूरे कैलकुलस का बेस है, ये नींव है, समझ लो। मकान आप जो बनाने जा रहे हो कैलकुलस का, अगले 2-3 महीने में जो कैलकुलस की हम बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हैं, उसका फाउंडेशन यही है। अगर ये कमजोर हुआ तो पूरी बिल्डिंग कमजोर होगी, अगर ये कमजोर हुआ तो पूरी बिल्डिंग कमजोर होगी। फाउंडेशन आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो आज जो हम लोग स्पेशली पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आज जो हम स्पेशली जो पार्ट करने जा रहे हैं, वो बहुत थ्योरेटिकल है और बहुत एनालिटिकल है, बहुत घुस घुस के उसमें आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना। किसी मोमेंट पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको बोरिंग भी लगे, जब ऐसा लगे तो मेरे को एड्रेस करके बता देना, चैट पे बता देना मुझे। राइट, वी विल ट्राई टू कीप इट इंटरेस्टिंग। तो शुरू हम लोग करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग, डोमेन रेंज जो हम कल कर रहे थे। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है डोमेन रेंज को डिफाइन करने का। राइट, तो इसको जरा हम लोग देखते हैं, आप खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, कि क्या आप इसको कर पाते हो। आपको एक सेट दे रहा है ए, बोल रहा है 1 2 3 4 6, 5 नहीं है, ध्यान रखना, 1 2 3 4 6। और आर आपको एक रिलेशन इस पे डिफाइन करके दे रहा है कि ए बी, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए। तो सेट का जो रिलेशन है वो किस पे डिफाइंड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बनेगा? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि अगर ए टू ए रिलेशन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? अगर हम ए ऑन ए रिलेशन निकाल रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बनेगा? ए क्रॉस ए बनेगा, बिल्कुल सही बात है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए सब तुरंत पढ़ते ही, क्योंकि ये डोमेन रेंज और ये जो चीजें हैं यही आपको आगे खींचने वाली हैं। ठीक है, यही आपको परेशान करेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया आपको कई बार रिलेशन, हमेशा रिलेशन में ए सेट और बी सेट दोनों अलग अलग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ए सेट और बी सेट दोनों अलग अलग नहीं दिया जाएगा। राइट,
कई बार आपको ऐसा बोलेगा कि द रिलेशन इज डिफाइंड फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कई बार आपको ऐसा, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, द रिलेशन इज डिफाइंड फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है क्या होता है, 1 2 3, 1 2 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, तो आपका रिलेशन किस पे डिफाइंड है, एन क्रॉस एन पे डिफाइंड है। जैसे यहाँ पे है ए दिया है, आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय रिलेशन ए बी वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए एंड ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ये आपको दे दिया। तो देखो वैसे तो लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रॉ से लिख के दिखाता हूं कि 1 2 3 4 6, ठीक है, क्रॉस 1 2 3 4 6। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ठीक है, फिर आपका आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। फिर आपका आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। जहां पे भी आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लगे आप मेरे को टोक दे रहा है कि नहीं सर थोड़ा आराम आराम से कराओ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एनालिटिकल पार्ट है। उसके बाद आपका आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा सॉरी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। इसको लिखने की जरूरत थी नहीं, मैं डायरेक्टली रिलेशन का भी लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्रॉस भी निकाल के दिखाना चाह रहा हूं कि हमेशा चेक कर लेना कि रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस ए का मतलब आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है जिस पे रिलेशन डिफाइंड है उसका सबसेट ही होगा हमेशा। ठीक है, अब मेरे को रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन ये लास्ट लाइन में दिया रहता है हमेशा, ए डिवाइड्स बी, मतलब बी बाई ए आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, बी बाई ए आपका इंटीजर होना चाहिए। तो देखो कौन कौन से टर्म इसमें है, देखो एक तो 1 1 आ गया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 वाले तो सारे ही करेंगे, 1 2। पहला वाला नंबर जो है वो ए को डिफाइन कर रहा है, दूसरा बी को डिफाइन कर रहा है, ध्यान रखना। पहला नंबर जो है हर सेट का वो ए को डिफाइन कर रहा है, दूसरा बी को डिफाइन कर रहा है। तो 1 वाले तो सारे ही आ जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। अब इस केस में देखोगे तो बी बाई ए मतलब सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इंटीजर हमेशा ही मिलेगा, डिनोमिनेटर 1 रहेगा। अब सेकंड वाले में देखो 2 1 तो नहीं हो सकता, 2 2 आएगा, फिर 2 3 नहीं हो सकता, 2 4 होगा एंड 2 6 होगा। थर्ड में देखो 3 1 नहीं हो सकता, 3 2 नहीं हो सकता, 3 3 होगा। ठीक है, 3 4 नहीं हो सकता, 3 6 होगा। फोर्थ में देखो 4 1 नहीं हो सकता, 4 2 नहीं हो सकता, 4 3 नहीं हो सकता, 4 4 हो सकता है खाली। लास्ट में देखो 6 1 नहीं हो सकता, 6 2 नहीं हो सकता, 6 3 नहीं हो सकता, 6 4 नहीं हो सकता, 6 6 हो सकता है खाली। क्या रिलेशन यही बनेगा, नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसका डोमेन देखना है हमें। डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर। तो एक तो 1 है, दूसरा 2 है। ठीक है, 1 अगर 5 बार है तो 5 बार नहीं लिखेंगे 1 को, आपको पता है सेट में हम इसको एक ही बार करेंगे क्योंकि हम कलेक्शन ऑफ आइटम्स लिख रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आया, ठीक है, 4 आया, 6 आया। तो ये इसका डोमेन हो गया, यानी कि जो सेट ए है वो पूरा डोमेन होता है, यही तो हमने पढ़ा है डेफिनेशन में। तो ये डोमेन निकल गया हमारा। रेंज निकालते हैं, रेंज मैंने क्या बोला था, रिलेशन को डिफाइन करने के बाद जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। तो 1 है, 2 है, ठीक है, रेंज में आप देखते जाओ 1 है, 2 है, और क्या है रेंज में, 3 है, ठीक है, 4 है एंड 6 है। तो ये रेंज हो गया, ना जी। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला था, जो दूसरा सेट होता है, यहां पे रिलेशन ए क्रॉस ए पे ही है, जो दूसरा सेट होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो वो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 2 3 4 6। तो ये कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन और रेंज आपका यहां पे सेम है।
तो एज पर द कंडीशन है, मैंने क्या बोला था कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, ऐसा सबसेट, और एक सेट अपने खुद का सबसेट तो हमेशा होता ही होता है। ये तो आप 11th क्लास में थ्योरी पढ़ के आए हो, ठीक है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज, ठीक है। डोमेन कोडोमेन हमने सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब समझो कि अभी तक में हमने, ठीक है, अभी तक में हमने सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडेशन क्रिएट किया है क्लास 12th के मैथ्स के लिए। आप समझो, हम तो 2 से 3 क्लास कर चुके हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, हमने 12th का मैथ्स चालू नहीं किया था। 11th का रिवीजन चल रहा था, ये सेट क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस पार्ट एकदम चीर फाड़ करके एकदम डिटेल एनालिसिस कर रहे थे कि सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब इनका यूज चालू होगा। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, रिलेशंस, ठीक है। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस। मैं बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलस का फंडामेंटल है ये, कैलकुलस की नींव है ये। अगर ये कमजोर हुई, अगर इसमें कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई थोड़ी परेशानी लग रही है, आप रिपीट करवा लो। आप बोलो सर अपना तरीका बदल कर थोड़ा समझाओ क्योंकि अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसे रिपीट करवा लो, इसको दोबारा समझो, तिबारा समझो, 4 बार समझो, क्योंकि ये तगड़ा हो गया तो बाकी कैलकुलस में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। अब हम चालू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लास 12th की मैथ्स यहीं से चालू होती है, टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट का टाइप क्या होगा, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो मैं पहले इस पे डेफिनेशंस लिखूंगा, ठीक है, आप इस डेफिनेशन को नोट करते जाना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो करते जाना, ठीक है। पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर हम इस पे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये कैपिटल लिख लो, ए टू बी, इफ आर इज 5, इफ आर इज 5, राइट। ये है आपका एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नोट्स? जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स बना रहे हो, ठीक है। प्लीज बी सिंसियर दिस टाइम, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलने वाली। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, नहीं मिलने वाली किताबों में आपको, चैलेंज है मेरा, ठीक है। बहुत सारे इसमें यूनिक चीजें बताऊंगा। मैथ्स के लिए कोई भी बुक अच्छी नहीं, ये मैं हम तो आप बोलोगे कि सर तो आप भी तो किसी बुक से प्रेफर करके ही पढ़ा रहे होगे ना, ऐसा थोड़ी कि आपने मैथ्स बनाई है, मैथ्स तो किसी और ने बनाई थी, मैंने तो बनाई नहीं ना, ठीक है, डेफिनेटली। तो बिट्स एंड पीसेस में चीजें अच्छी हैं, कुछ फॉरेन ऑथर की किताब है उनमें कुछ पार्ट अच्छे, जैसे रिलेशन वगैरह फॉरेन ऑथर में अच्छे, इंडियन ऑथर का एक राइटर भी ऐसा नहीं जिसके ढंग से रिलेशन समझाया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन कैलकुलस के नोट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बहुत शॉर्टकट्स आएंगे इसमें आगे, बहुत छोटे छोटे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जो नहीं दिए हुए हैं बुक में, वो आपको नोट करने पड़ेंगे और उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना पड़ेगा, दिमाग में घुसाना पड़ेगा, तब क्वेश्चंस बनने चालू होंगे। अदरवाइज आप मेन 12th तो निकल जाएगा, ठीक है, मेंस में बहुत बुरे परेशान होंगे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तो हो गया एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, डेफिनेशन समझ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल लेते हैं। कि मैंने बोला कि मेरा एक सेट है 2 4 6, और मेरा दूसरा सेट है 7 11, ठीक है, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, ठीक है। रिलेशन लिखने का तरीका देखो ऐसा ही होता है, ए टू बी रिलेशन है मेरा, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, सच दैट, अब इसके बाद आखिरी स्टेटमेंट रिलेशन को बताता है,
ठीक है, ए बी है, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कोई मेरे को बता सकता है? इतना स्टेटमेंट पढ़ के बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस ए होगा? चैट पे बताओ जरा फटाफट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा या बी क्रॉस ए होगा? ए क्रॉस बी होगा, बिल्कुल ठीक है। ए मेरा एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा है। ये सब बहुत ध्यान देना ना, ये इस ऐसे क्वेश्चंस में ना स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप मेरी छोड़ो, आपको लग रहा हो कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपके स्कूल के जो बच्चे 12th पास हो गए होंगे ना, उनसे पूछना जरा कि बेटा भैया रिलेशन फंक्शन कैसा लगता था आपको, वो खुद बताएंगे आप उनसे छोटी छोटी बातें पूछना, वो कंफ्यूज रहेंगे, उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो एक एक ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे आपको। तो आपको ये रिलेशन ऐसी देगा, ए बी में आपको बोल दिया ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए आपका डोमेन वाली जगह पे आ रहा है। ठीक है, और वो किसका पार्ट है? ए का पार्ट है, मतलब मेरा ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और आपको बोल रहा है कि ए माइनस बी, अब जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो आपका स्टेटमेंट होता है रिलेशन का, कि ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, आपको पता है कोई भी रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है, किसका? ए क्रॉस बी का। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, शुरुआत में लिख लो, थोड़ा दिन ना क्वेश्चन के साथ लिखो, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ए क्रॉस बी लिखो, लिखते जाओ, क्या हो जाएगा? 2 7 2 11। ठीक है, 4 7 4 11। ठीक है, 6 7 6 11। राइट, अब ये ए है, ये बी है, देखते जाओ ए माइनस बी, कहीं पे भी आपको इसका ए माइनस बी करोगे क्या मिलेगा आपको? -5। इसमें ए माइनस बी करोगे क्या मिलेगा? -9। इसमें ए माइनस बी करोगे क्या मिलेगा? -3। इसमें ए माइनस बी करोगे क्या मिलेगा आपको? -7। इसमें ए माइनस बी करोगे क्या मिलेगा? सॉरी 1। ठीक है, सॉरी, इसमें करोगे क्या मिलेगा? ए माइनस बी, सॉरी -1 मिलेगा ये। इसमें ए माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा आपको? -5। कोई भी नंबर आपको इवन नंबर दिख रहा है क्या? कोई भी नंबर इवन नंबर दिख रहा है क्या? ठीक है, तो क्या हो गया ये? मतलब कोई भी एलिमेंट जो है इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ए क्रॉस बी का। तो क्या ये रिलेशन नहीं होगा? नहीं, रिलेशन तो होगा। क्यों रिलेशन होगा? क्योंकि ए क्रॉस बी का एक सबसेट नल सेट भी तो होगा। इसी दिन के लिए तो नल सेट को हमने डिफाइन किया था। ठीक है, इसी दिन के लिए तो हमने नल सेट को डिफाइन किया था कि भाई रास्ते में दो आदमी जा रहे हैं, चाचा भतीजा है, मामा भांजा है, पड़ोसी है, कोई नहीं है, पहचानते नहीं है दोनों एक दूसरे को, इसीलिए तो नल सेट डिफाइन किया। दे आर नॉट एट ऑल इन रिलेशन। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये नल सेट हो गया। रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन का सेट बनाओगे तो क्या बनेगा? नल सेट बनेगा। तो नल सेट जहां पे भी आपसे रिलेशन का आ रहा है, उसको हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। नोट करते जाना, इसका जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं प्लीज वो नोट करते जाना, बहुत धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशन के आपको क्वेश्चंस आते हैं और उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होता है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना होता है कि बताओ कौन सा रिलेशन ये फॉलो करेगा। राइट, और ये जो 3 रिलेशन पढ़ रहे हैं ये तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे आने वाले रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इज दैट क्लियर? जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज कि ये जो पार्ट मैंने समझाया ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन समझ में आया? वेरी गुड। तो इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये पार्ट मैं हटा रहा हूं, क्योंकि यहीं पे मैंने यूनिवर्सल रिलेशन लिखा है ना, तो जगह नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम विद ये ऑनलाइन टीचिंग। ऑफलाइन का तो बोर्ड बड़ा होता है ना, एक कोने से शुरू करो दूसरे कोने तक लिखते जाओ, सब समझ में आता है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज सेट टू बी यूनिवर्सल इफ आर इज ए क्रॉस बी। ठीक है, पूरा का पूरा आर जो है वो ए क्रॉस बी है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल।
जैसे मान लो अगर मैंने ये लिखा कि एक सेट मैंने डिफाइन किया 1 2 3, बी सेट मैंने डिफाइन किया 4 5, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया कि ए एंड बी आर इन रिलेशन, ठीक है, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, सच दैट ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। अब ये पहला नंबर ए को डिनेट कर रहा है, दूसरा बी को, तो सब में तो ए लेस देन बी आ रहा है, देखते जाओ ध्यान से। 1 <5, 1 <4, 2 <4, 2 <5, 3 <4, 3 <5। ठीक है, सब में तो लेस आ रहा है, तो ये कंप्लीट रिलेशन जो है ये कौन सा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी कंप्लीट, ठीक है, ए क्रॉस बी कंप्लीट इस सेट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी सेट कंप्लीटली अपना ही सबसेट होगा। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशन एक ऐसी चीज होगी जो हम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, उससे जो हमें सेट मिलेगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। यही तो मतलब है रिलेशन का। हम 2 क्लास से रिलेशन पढ़ रहे हैं, ये तो डिफाइन किया कि भाई ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। जो चीज मैंने निकाली, जो स्टेटमेंट मैंने दिया, उससे जो मेरा रिलेशन आया वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी जो कंप्लीट सेट है वो खुद अपना भी तो सबसेट होता है, सुपर सबसेट है ना ये, सुपर सबसेट बोलते हैं। तो वो अपना खुद का भी सबसेट होता है। और अगर वही चीज कंप्लीटली रिलेशन में डिफाइन हो रही है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। राइट, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज। ठीक है, नोट करते जाना, एग्जाम्पल के साथ में नोट करते जाना। अभी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगा आगे। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर में ही फंसना शुरू कर दोगे अभी आप। आज से हम लोग एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, आज तो नहीं कर पाएंगे शायद, लेट मी सी द टाइम। ठीक है, आज तो खाली रिलेशन एक्सप्लेन करने में टाइम चला जाएगा। बट आपको करना क्या है, आपको हम लोग इसमें नोट करते जाना है एक एक पॉइंट को, बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे इसको। राइट, हटा दूं मैं इसको, इसको हटा रहा हूं ना, ठीक है, बोर्ड से मैं एक बार। थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। वैसे देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन का ना कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हो सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ठीक है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनता। बट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन मतलब ऑलरेडी इसी नाम एक एक दूसरी चीज पे रिलेशन पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे अरे ये भी तो वही है। ठीक है, तो नाम अलग अलग कर दिए गए हैं खाली। होता क्या है आइडेंटिटी रिलेशन, पहले ये समझते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, सेट टू बी आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी ऑन ए इफ आर इज अ रिलेशन ए बी, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इक्वल टू बी। ये आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट लिख लो फिर पढ़ते हैं इसको। मान लो, अब एक चीज देखते हैं, ठीक है, मान लो एक कंडीशन लेते हैं।
कि मैंने एक सेट लिया 1 2 3, ठीक है, और मैंने एक रिलेशन बनाया ए क्रॉस ए पे। तो पहले ए क्रॉस ए सबसेट लिखते हैं, ठीक है, पहले ए क्रॉस ए सबसेट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक और ए लिख देता हूं ताकि आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत ना हो। मैंने क्या बनाया, रिलेशन ए ऑन ए बनाया। ए, इसको हमेशा ए क्रॉस ए नहीं पढ़ते, ए ऑन ए पढ़ते हैं, रिलेशन हमेशा ए ऑन ए। हमेशा देखो रिलेशन ऐसे होगा ना, ए आर बी, रिलेशन ऐसा लिखा जाता है, ए आर बी मतलब ए इज रिलेशन विद बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसा होता है, ठीक है। रिलेशन एक अलग स्टेटमेंट होगा, एक अलग हम लोग चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑन ए मैंने बनाया, मैंने बोला पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया इस पे, मैंने कहा यार मेरा रिलेशन ऐसा है कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमने रिलेशन क्या ए ऑन ए बनाया है, ठीक है, वेयर ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, ये मेरा रिलेशन, ठीक है, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। अब आप बताओ इनमें से कौन कौन से एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनमें से कौन कौन से जो आपके प्रोडक्ट हैं, राइट, ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जरा चैट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताओ मुझे। इनमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए डिवाइड्स ए एंड बी डिवाइड्स बी। यस, बिल्कुल सही बात है सर, 1 1 2 2 एंड 3 3, 1 1 2 2 3 3। तो यहां देखो ए इज इक्वल टू बी आ गया ना, ध्यान से देखो, ए इज इक्वल टू बी आ गया, राइट, 1 1 2 2 3 3, तो ए इज इक्वल टू बी आ गया। तो ऐसा रिलेशन जिसमें ये ए और बी सेम हो जाएं, वो क्या होगा आपका, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ऐसा रिलेशन जिसमें ए और बी सेम हो जाएं, वो क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, राइट। समझ में आ रही बात, वो क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, जहां पे 1 1 2 2 3 3 सब सेम हो गया, ये आपस में मैच करने चाहिए, ठीक है, ए और बी आपस में मैच करने चाहिए। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर आप क्यों बोल रहे हो कि इसको डिफाइन करने का कोई फायदा नहीं है, तो हो रहा है फायदा। अभी मैं आगे एक और रिलेशन बताऊंगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए उसमें, जो वो मेन रिलेशन है। ये जो 3 रिलेशन है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी आगे आने वाले हैं, जिसपे सारा खेल आज उस पर चालू होगा, ठीक है, जिसमें सारा खेल चालू होगा, राइट। तो उसमें जब मैं एक रिलेशन बताऊंगा तब आप बोलोगे अरे सर वो और आइडेंटिटी रिलेशन में फर्क क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन को ना आइडेंटिटी रिलेशन नहीं समझ में आता, आइडेंटिटी फंक्शन हो सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, ठीक है, बस अभी समझ लो। बस एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, आइडेंटिटी रिलेशन की एक शर्त है ना, क्या शर्त है, वो शर्त ये है कि अगर आपका 1 2 3 है, ठीक है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। अगर एक भी कम हुआ तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आइडेंटिटी रिलेशन की ये शर्त है कि भैया उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। अगर खाली 1 1 या खाली 2 2 आ गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बाबा, नोट कर लेना, ये नोट्स ही आपकी जान बचाएंगे क्लास 12th में, क्योंकि क्लास 12th का मैथ्स बड़ा आउटपटांग है। एक किताब में एक पन्ना अच्छा है, दूसरी किताब का दूसरा पन्ना अच्छा है।
हो गया, नोट किया, समझ में आया? ये जरा एड्रेस करके बताओ कि ये समझ में आया आइडेंटिटी रिलेशन। बड़े आराम आराम से चलना है, धीरे धीरे से चलना है, इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अच्छा ये तो बेकार वाले रिलेशन थे, असली वाले तो अब आएंगे, ठीक है। असली वाले रिलेशन तीन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन आपको कभी भी ये नहीं पूछेगा कि आप आइडेंटिटी रिलेशन प्रूफ करके दिखाओ या एम्प्टी रिलेशन प्रूफ करके दिखाओ। क्वेश्चन हमेशा इनसे आएंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, या क्या ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, या क्या ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्वेश्चन इससे बन के आएंगे, राइट। अब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं, ठीक है। A relation R on set A, ये इसकी डेफिनेशन है। A relation R on set A is said to be reflexive if A is in relation with A for all A where A is an element of set A, that is AA, ठीक है। इसको आप नोट करो, पहले इसको नोट करो, राइट। पहले इसको नोट करो, ये डेफिनेशन है, इसको नोट करो, फिर मैं इसको समझाता हूं कि मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, ये मेरा ए है, ठीक है। मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, ये मेरा रिलेशन है, ये मेरा एक सेट हो गया ए। यहां जो हम ए की बात कर रहे हैं, हमने एक लेट कर लिया, ठीक है। अब मैं रिलेशन लिख रहा हूं R1। अब मैं रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं रिलेशन, मैं डायरेक्ट रिलेशन के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर है वो लिख रहा हूं, ठीक है। तो मेरे रिलेशन के ऑर्डर पेयर मेरे को मिले 1 1 2 2 3 3, ठीक है। एक रिलेशन R2 लिखा मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है, 1 3। एक रिलेशन मैंने R3 लिखा कि 2 2, ठीक है, एंड 2 3 3 2 1 1, राइट। अब हमें इसमें पहचानना है, ठीक है। हमें इसे इसमें पहचानना है कि भैया कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है कि ए इज इन रिलेशन विद ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज ए, यानी कि दोनों एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। तो एलिमेंट मेरे क्या थे, 1 2 3 थे। तो R1 जो रिलेशन के सेट आए, देखो इसमें क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो जी ये तो रिफ्लेक्सिव है मेरा। सेकंड वाला देखते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो जी मेरा ये भी रिफ्लेक्सिव। अब आप बोलोगे सर इस पे दूसरे एलिमेंट भी तो हैं, मुझे उसे नहीं चेक करना, मेरे ये तीन आ गए ना, मेरे ये तीन आ गए, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। R3 चेक करते हैं जी, 2 2 है, अच्छा 2 3 भी है, 3 2 भी है, 1 1 है, 1 1 भी है, ठीक है। 2 2 है, 2 3 है, 1 1 भी है। क्या गायब हो गया साहब, 3 3 गायब हो गया, ये नहीं, एक भी गायब हो गया। हे भगवान कृष्णा, ये उल्टा कैपिटल है क्या होता है ये नहीं पता अभी तक। कौन बताएगा क्या होता है ये, जरा चैट बॉक्स में कोई दूसरा बताओ कि उल्टा कैपिटल है क्या होता है, जल्दी से बताओ कोई। उल्टा कैपिटल लेकर क्या मतलब होता है? वेयर, फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सिंबल है ये, ठीक है। A is in relation R on set A is said to be reflexive if A is in relation with A for all A where A is the element of A,
फॉर ऑल ए, यही चीज बता रहा है कि 1 1 भी है तो 2 2 भी है, 3 3 भी होना चाहिए, राइट। अगर मेरे पास में 1 2 3 है तो मेरा 1 1 2 2 और 3 3 तीनों होना चाहिए। ए का मेरा पेयरिंग बननी चाहिए। आ रही बात समझ में? अब आप बोलोगे कि सर आइडेंटिटी रिलेशन भी तो कुछ ऐसे ही था, आइडेंटिटी और इसमें अंतर क्या है फिर? ठीक है, ये आइडेंटिटी वाला भी तो यही था यार, इसमें भी तो तीनों होते थे। ठीक है, तो जैसे देखो ये R1 है, जो हमने रिलेशनशिप R1 लिखा हुआ है, उसमें क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3, तो ये आइडेंटिटी है। ठीक है, लेकिन दूसरा देखो R2, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन इसके अलावा और भी एलिमेंट है, 1 2 भी है, 2 1 भी है, 1 3 भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। लेकिन आइडेंटिटी कब होगा, जिसमें सिर्फ आपके 1 1 2 2 और 3 3 ही होंगे, उसमें और कोई एलिमेंट नहीं हो सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, बट ऑल रिफ्लेक्सिव आर नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड चीज में R3 में देखो क्या है कि मेरा 2 2 है, 1 1 है, लेकिन 3 3 भी होना चाहिए था, 3 3 यहां पे नहीं, इसलिए ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। कंडीशन समझ में आ रही रिफ्लेक्सिव की? सिमिलैरिटी देखनी है आपको, ए होना चाहिए। ठीक है, ए इज इन रिलेशन विद ए, तो ए होना चाहिए। ठीक है, ए आपका होना चाहिए, राइट। तो आपको बस ये चेक करना है क्या सिमिलर है। अच्छा 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 ये मेरे को मिलना चाहिए, बस ये चेक करते जाओ। मैंने मान लो मैंने एक रिलेशन दे दिया कि यार मेरा कोई सेट है ए बी सी, तो आपको क्या देखना है रिफ्लेक्सिव के लिए, बस ये देखो कि यार मेरा ए बी बी और सी सी मिलना चाहिए। अब साथ में मेरा ए बी बी सी हो तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ए बी बी और सी सी ये तीनों तो होना ही चाहिए। तो दिस रिलेशनशिप विल बी एटलीस्ट रिफ्लेक्सिव। दूसरी चीज ये भी है कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट, अभी मैं आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब मैं कोई स्टेटमेंट दूंगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो खाली रिफ्लेक्सिव हो, खाली सिमेट्रिक हो, खाली ट्रांजिटिव हो। ये हो सकता है कि वो तीनों ही कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो सकता है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है कि वो ट्रांजिटिव भी। समझ में आ रही बात? रिफ्लेक्सिव क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन के साथ और ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन में अभी कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं खाली इनके डेफिनेशंस और सेट कैसा दिखेगा वो दिखा रहा हूं आपको, सेट देखना समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ रिफ्लेक्सिव? जस्ट रेज योर हैंड। अब चलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन में। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? इसकी डेफिनेशन बोलता है कि रिलेशन ऑन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए इज इन रिलेशन विद बी इज इन रिलेशन विद ए एंड ए बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, मतलब वो रिलेशन के पार्ट होंगे वेयर ए बी विल बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब ये क्या बात हुई कि ए इज इन रिलेशन विद बी इज इन रिलेशन विद ए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया 1 2। अब मैं यहां कुछ रिलेशंस के डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं, मैं यहां रिलेशन के डायरेक्टली आपके कुछ प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये रिलेशन कैसा जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये रिलेशन इस तरीके से लिख दिया कि 1 2 है एंड 2 1 है, बस। अब आप बोलोगे सर आप ये रिलेशन अपने आप कैसे लिख रहे हो, आप तो पहले स्टेटमेंट्स लिख रहे थे। अभी मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, मैं सेट पहचानना सिखा रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन के साथ में आपको स्टेटमेंट के साथ कराऊंगा इसको, राइट। टाइप ऑफ रिलेशन में आप बोलोगे कि सर पहले तो आप जितने भी चीजें समझा रहे थे स्टेटमेंट के साथ समझा रहे थे। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट बंद करके डायरेक्ट सेट लिख रहे हो, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रिलेशन बना कैसे। अभी बना कैसे उस चक्कर में पढ़ो ही मत। ठीक है, अभी बना कैसे उस चक्कर में पढ़ो ही मत, है ना। आप छोटे बच्चे की तरह देखो, छोटे बच्चों को हम दिखाते बेटा देखिए खंबा, ठीक है, बेटा देखिए
चार पांव वाला है लेकिन ये ऐसा दिख रहा है तो ये डॉग है, इसको डॉग को देख के गाय मत बोल देना, राइट। ठीक है, और ये चार पाए वाले तो ये गाय है। तो अभी सिर्फ देख के समझना सिखा रहे हैं किसको गाय बोलना है, किसको डॉग बोलना है। ठीक है, सेट देख के आप पहचान सको कि हाँ ये जो सेट है पर्टिकुलर, ये रिफ्लेक्सिव दिख रहा है। ठीक है, उसका रिलेशन सिमेट्रिक बनाएंगे कैसे स्टेटमेंट से, वो नेक्स्ट पार्ट। अभी सिर्फ सेट पहचानना सीखना। ठीक है, तो मान लो मैंने एक रिलेशन बनाया 1 2 एंड 2 1। ठीक है, एक और रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, R2 लिख लेते हैं। R2 मैंने बना दिया 1 2 2 1 1 3 3 1। R3 मैंने एक बना दिया, चलो 2 3 3 2 2 2। ठीक है, R4 मैंने एक बना दिया, चार रिलेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये। ठीक है, कि 2 3 3 1 1 3। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो जो भी हम लोग सेटिस्फाई करेंगे ना कंडीशन, वो सारे एलिमेंट के लिए होनी चाहिए। देखो R1, अब सिमेट्रिक क्या बोल रहा है कि ए आर बी देन बी आर ए। इसका मतलब अगर मेरे सेट में ए बी है तो मेरे सेट में बी ए भी होना चाहिए। अगर मेरे सेट में एक मेरा प्रोडक्ट ए बी अवेलेबल है तो बी ए भी अवेलेबल होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, पहले 1 2 है तो 2 1 है, तो ये तो सिमेट्रिक होगा, है ना। 1 2 है तो 2 1 है, तो ये तो सिमेट्रिक होगा, राइट। सेकंड देखते हैं, 1 2 है तो 2 1 है, चलो ठीक है। 1 3 है तो 3 1 है, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। 2 3 है तो 3 2 है। ठीक है, 2 3 है तो 3 2 है, राइट। एंड 2 2 है तो 2 2 है, उसको दो बार लिखने की जरूरत थोड़ी है। अरे मैं ऐसे लिखूं 2 2, और ये वाले 2 को अब पहला लिख दूं 2, और पहले वाले 2 को बाद का 2 लिखूं, तो अंतर थोड़ी, तो एक ही बार लिखूंगा ना। तो 2 2 है तो 2 2 है। ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक है। अब देखो यहां पे 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं। 3 1 है तो 1 3 है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 नहीं। सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन, राइट। सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए ये कंडीशन, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही बात ये? अगर ए बी है तो बी ए भी उस सेट में होना चाहिए अवेलेबल। अगर ए बी है तो बी ए भी मेरा उस सेट में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी है तो बी ए भी अवेलेबल होना चाहिए, तब मैं उसको बोलूंगा कि वो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तब मैं उसको बोलूंगा कि वो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है। ये समझ में आया क्या? जस्ट हैंड रेस करके समझाओ मेरे को जरा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछते जाओ, अगर कोई पॉइंट इसमें नहीं क्लियर हुआ तो। ठीक है, अगेन आप, आपके दिमाग में ये सवाल बिल्कुल आ रहा होगा, जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में पहले दिन ये क्वेश्चन आता था। ठीक है, कि यार रिलेशन क्या है, 1 2 2 1 आया कैसे? ठीक है, ये 1 2 और 2 1 आया कैसे? मैं आपको बोल रहा हूं इस चक्कर में मत पढ़ो 1 2 और 2 1 कैसे आया। ठीक है, आप इस चक्कर में मत पढ़ो कि 1 2 और 2 1 कैसे आया, राइट। वो अभी हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे तो स्टेटमेंट से हमको सेट चेक। क्वेश्चन में हमेशा स्टेटमेंट ही आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में ऐसे सेट देके नहीं पूछेगा कि बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं। क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट ही आएगा रिलेशन का, उससे आपको ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे, राइट। और उसके बाद आप चेक करोगे कि वो कौन सा रिलेशन। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, किस चीज को मतलब अगर मैं सेट बनाऊंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा रिलेशन का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद उस रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उसमें मैं क्या चेक करूंगा कि मैं बोलूंगा कि जी ये सिमेट्रिक है। तो वो चेक क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होगा उस सेट के अंदर। अगर ए बी, अगर एक ए बी भी है तो उसका बी ए होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, बिल्कुल अवेलेबल है। 1 2 है तो 2 1 भी है सेट के अंदर, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा सिमेट्रिक हो गया। सेकंड में देखो 1 2 है तो 2 1 है, अच्छी बात है। लेकिन और भी आ गया, 1 3 है, अच्छा 1 3 भी है तो 3 1 भी है, चलो अच्छी बात है।
तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। थर्ड में देखो 2 3 है तो 3 2 है साहब, 2 2 है तो 2 2 तो है ही, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। थर्ड में देखो 2 3 है तो 3 2 कहां है, नहीं है, गायब है, 3 2 है ही नहीं इस सेट के अंदर, तो ये नॉन सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इसको हम सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, राइट। अब एक चीज और देखो कि अगर मैं वापस रिफ्लेक्सिव पे चलूं, वापस मैं रिफ्लेक्सिव पे चलूं तो 2 2 है तो 2 2 है, रिफ्लेक्सिव पे चलूं मैं, रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी पे चलूं, मतलब ऐसा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, कि जो आइडेंटिटी रिलेशन हो, 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है, 1 1 है, 1 1 है, से मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये 1 1 है, इसको इधर और इसको इधर कर दूं, ए भी कर दूं, तब भी तो ये 1 1 ही रहेगा। अगर ये 2 2 है तो इसको अभी आगे पीछे करूं तब भी 2 2 रहेगा, और 3 3 को आगे पीछे करूं तब भी 3 3 रहेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल रिफ्लेक्सिव आर सिमेट्रिक्स? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो सिमेट्रिक भी होंगे? या मैं ये बोलूं जितने आइडेंटिटी होंगे वो सिमेट्रिक होंगे? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या है कि और भी एलिमेंट हो सकते हैं, उनको तो चेक करना पड़ेगा ना। रिफ्लेक्स जैसे यहां देखो 3 2 था तो उसको तो चेक करना पड़ेगा ना। लेकिन आइडेंटिटी में आपको पता है 1 1 2 2 3 3 ही होने, इसके अलावा कुछ नहीं होना। तो सारे आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होंगे। ऑल आइडेंटिटी विल बी सिमेट्रिक। हाँ सॉरी, ऑल आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप जरा सा एंड्रेस करके मुझे खाली ये बताओ कि ये जो मैंने अभी कराया है, ठीक है, ये पार्ट आपको क्लियर हुआ क्या, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव का? चलो आपस में क्या रिलेशन है वो बाद में समझ लेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी अभी खाली सेट पहचानना सीखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ सेट पहचानना सीख रहे हैं, राइट। क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे। ओके, तीसरा वाला भी ना सेट पहचानना आज सीख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, ट्रांजिटिव का, ताकि साथ में खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही करने रहेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, ये सबसे खतरनाक है ट्रांजिटिव, ठीक है, इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आपको बोलता है कि ए इन रिलेशन विद बी एंड बी रिलेशन विद सी है तो ए सी होगा। इसका मतलब किसी सेट में अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर मेरा ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है, ठीक है। जैसे कुछ रिलेशन लिखते हैं हम लोग, R1, R1 मैंने लिखा, ठीक है, कि 1 2 2 3 1 3 3 2, ठीक है। R2 लिखा मैंने 2 3, ठीक है। R3 लिखा मैंने 1 3 3 2 1 2, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 है, होना चाहिए, राइट। 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 होना चाहिए, है, राइट। और कहीं पे कुछ मैच कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है, हो गया ना, सारे सारे चेक कर लिया हमने। इसमें बस आपको सारे एलिमेंट चेक करना है, 1 2 है, 2 3 है ना, 1 2 है, 2 3 है, इसका ये कॉमन है, तो 1 3 का भी सेट होना चाहिए, मतलब 1 3 का भी आपका ऑर्डर पेयर होना चाहिए, है, हाँ जी बिल्कुल है। अब देखो 1 3 है और ये 3 कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है, ये एलिमेंट 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 का भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ये मेरा क्या है, ट्रांजिटिव है। अब सेकंड वाला देखो, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना, है बहुत कंफ्यूज करवाता है कई बार। 2 3 है, ठीक है,
हाँ, ये किसने भेजा है? ज्योति, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, आपने पॉइंट आउट करवाया, मेरी नजर से छूट गया था, वेरी गुड। ज्योति ने बहुत अच्छा चीज भेजी है, देखो 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी तो होना चाहिए। 2 3 है, देखो ये 3 3 मैच कर रहे हैं, 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी होना चाहिए। 2 2 है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं। बिल्कुल, थैंक यू ज्योति, मेरे से ये मिस हो रहा था मेरे आंख से। ठीक है, 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी होना चाहिए। 2 2 इसमें है क्या? नहीं है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, सॉरी, ये क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। सबको समझ में आया ये? ऐसे आपको हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, जैसे ज्योति ने किया ना चेक, उसने इस चीज को अपनी आंख से देखा, ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा देखो, अगर 2 3 है, R2 ट्रांजिटिव है क्या? खाली एक ही ऑर्डर पेयर है 2 3, इस रिलेशन में खाली एक ही ऑर्डर पेयर 2 3 है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है? यस और नो में जरा बताओ चैट बॉक्स में, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो, R2 2 3 है ना? 2 3 है, आगे तो मेरे को कुछ चेक ही नहीं करना ना। 2 3 है तो 3 2 है ही नहीं, तो मैं क्या चेक करूं? मेरे को कुछ चेक ही नहीं करना, अगला एलिमेंट ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। जब मुझे कुछ चेक नहीं करना तो ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि आगे का मुझे पता ही नहीं है उसमें, तो इसको हम ट्रांजिटिव मानेंगे। राइट। R3 देखते हैं, 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 है। ठीक है, 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 है। और कुछ चेक करना है क्या इसमें? जरा चेक करो। यहां पे 3 कॉमन था, तो 1 2 का एक सेट बन गया ना, कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होगा, तो होना चाहिए उसमें। तो ये ट्रांजिटिव है बिल्कुल। ये क्या है? आपका ट्रांजिटिव है। ये स्पेशल केस ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखो एक और चीज आपको दिखाता हूं। 1 1 है, 2 2 है, मान लो खाली इतना है। ठीक है, कोई रिलेशन R4 हमने कर लिया, तो 1 1 है, तो 1 से कुछ शुरू नहीं, 2 2 है, तो मुझको शुरू नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? बिल्कुल है सर, क्योंकि मुझे कुछ चेक ही नहीं करना। जब मुझे चेक नहीं करना, तो मेरे को कैसे पता कि ये नहीं होगा? तो मुझे इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। राइट, मुझे इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। वैसे ये केस था, मुझे इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास चेक करने के लिए अगला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो इस तरीके से हमें एक और फिर पता चलता है कि भाई जो चीज रिफ्लेक्सिव होगी, या जो चीज आपकी आइडेंटिटी होगी, वो ट्रांजिटिव तो होनी ही चाहिए। लेकिन आपस का रिलेशन पे मैं अभी डिस्कशन नहीं करना चाहता, अभी सिर्फ आप सेट पहचानना सीख रहे हो। ठीक है, आपस के रिलेशन का डिस्कशन जो है वो हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तब हम लोग आपस के रिलेशन का डिस्कशन करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो? देखो, रिलेशन और भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आपको ये ही पढ़ने हैं तीन। ये तीन मेन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसके पहले जो हम लोग एम्प्टी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, वो भी टाइप ऑफ रिलेशन है, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से बन के आएंगे। ठीक है, तो मुझे जल्दी फटाफट से बताओ, क्या ट्रांजिटिव समझ में आया? क्या हैंड रेस करके बताओ, ट्रांजिटिव चेक कैसे करेंगे, समझ में आया क्या? तो आप एनसीईआरटी की अब एक्सरसाइज 1 जो है आपकी रिलेशन की, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, उसको आप लोग अब सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी बनानी है इसमें हमें।
112233 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बेटा, ये क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे, ये मैं कराऊंगा साथ में, ठीक है। आपस के रिलेशन पे अभी मत कंफ्यूज हो, थोड़ा धीरे धीरे करके चलो, ठीक है, क्योंकि ये टफ पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे क्वेश्चन करेंगे। आप ये समझो कि ये चैप्टर आपका